हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु। यूपीपीसीएस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज के एथिक्स का ये सेकंड टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन है और हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आज के डिस्कशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द चैलेंजेज इन अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ सिविल सर्वेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। आपको डायरेक्टिव वर्ड्स को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। हिंदी में पढ़ते हैं, एक सिविल सेवक के लिए प्रशासन में संवेगात्मक बुद्धि को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब ऐसे प्रश्न, सरल है प्रश्न हालांकि, पर जब आप लिखने के लिए तैयार होते हैं तो कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई किया जाए और क्या चैलेंजेज आते हैं, तो आपको चैलेंजेज पर फोकस करना है। क्वेश्चन प्रिटी क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अप्रोच क्या रखेंगे? हम जानते हैं कि 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म है। आंसर्स में टर्म को, की टर्म्स को डिफाइन करके इंट्रोड्यूस करना एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कई डेफिनेशंस हैं, चाहे वो डैनियल गोलेमैन के द्वारा दी गई हो या फिर सैलोवे और मेयर के द्वारा दी गई हो, तो आप उनको शामिल करके अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी समझ से इमोशनल इंटेलिजेंस को खुद से डिफाइन करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से एक निर्धारित डेफिनेशन को ही लिखें। हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन में जो बहुप्रचलित परिभाषा है वो डैनियल गोलेमैन की है और साथ ही साथ सैलोवे एंड मेयर की। सैलोवे एंड मेयर की। तो डैनियल गोलेमैन ने किस प्रकार से परिभाषित किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी, यह एक क्षमता है। किस चीज की क्षमता है? टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर्स। अपने के, स्वयं के और दूसरों के इमोशंस को, संवेगों को पहचानना, समझना और उन्हें प्रबंधित करना, उन्हें प्रभावित करना, उसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलेमैन ने कहा है। सैलोवे एंड मेयर ने भी कुछ उसी प्रकार की बात कही है, पर उनका उद्देश्य जो है वहां पर दोनों की परिभाषा में अंतर आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के उद्देश्य के संदर्भ में। सैलोवे एंड मेयर कहते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस ऑफ oneself एंड अदर्स। क्या कह रहे हैं? परसीव, परसीव या रिकॉग्नाइज करना एक ही चीज है। परसीव, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस ऑफ oneself एंड अदर्स फॉर, किस चीज के लिए? इमोशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ के लिए और व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, उसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है। तो आप इस प्रकार से इसे परिभाषित कर दें और ये आपकी परिभाषा 15 शब्द में सीमित हो जानी चाहिए, क्योंकि 125 शब्द का उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है, तो 15 शब्द से ज्यादा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के आंसर के मेन बॉडी पर। कह रहा है कि चैलेंजेस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस को, अगर आप एक लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस को एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके समक्ष क्या चुनौतियां हैं? ईआई को अप्लाई करने में क्या चुनौतियां आप फेस करेंगे या करेंगी? तो इस चीज पर अगर हम लोग बात करें, इंट्रोडक्शन के बाद एक हम सब हेडिंग बनाएंगे, चैलेंजेज इन अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस in administration for a civil servant। हम एक ऐसे सब हेडिंग बना देंगे और सब हेडिंग में फिर हम जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनका उल्लेख कर, उनको व्याख्या करना है और ध्यान देना है कि उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। डायरेक्टिव वर्ड्स का काफी महत्व होता है। तो पहला चैलेंज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हम अपने और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई तो करते हैं, उन्हें हम समझने का भी प्रयास करते हैं, उन्हें हम इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, मैनेज करने का प्रयास करते हैं, पर
प्रशासन में एक स्ट्रिक्ट रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क है. सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, और उन प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस को एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपको पालन करना है. तो भले ही आपके अंदर इमोशंस जनरेट हो रहे हो, पर आपको काम तो उन्हीं कानूनी फ्रेमवर्क के अंतर्गत करना है. ये सबसे बड़ी चुनौती है. सो in administration, the first challenge is that it is a rigid framework. It is a rigid framework of rules, regulations, procedures and laws. Regulations, procedures and laws. अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए कि कोई सिविल सेवक है और किसी पिछड़े वर्ग के, किसी कमजोर वर्ग के वेलफेयर के लिए किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है, और उसके अंदर एक बहुत इमोशनल डिजायर है कि वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनका उत्थान होना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना है. पर उसके अप्रूवल में तो टाइम लगेगा. कई बार ऐसा होता है कि अप्रूवल मिलने में किसी सरकारी प्रोजेक्ट में सालों साल लग जाते हैं. तो वहां पर ये चुनौती उनके सामने होगी कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें, जहां पर कि एक तरफ तो वो प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए भी प्रयास कर रही होंगी या कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जो प्रशासनिक ढांचा है, जो प्रक्रियाओं का जो पूरा तंत्र है, उसे भी ओवरकम करने में समय लगेगा. तो इस प्रकार से आपको चुनौतियों को एग्जाम्पल के साथ लिखना है. इन द केस ऑफ अप्रूवल ऑफ एनी प्रोजेक्ट फॉर upliftment of weaker sections, ठीक है. अच्छा, दूसरा, हम जानते हैं कि सिविल सेवक काफी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं. उनके समक्ष डेडलाइंस होती हैं, उनके समक्ष योजनाओं को क्रियान्वित करने की डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं. तो वैसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर पाना बड़ा कठिन होता है. समय भी कम होता है, क्योंकि आपके सामने बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, उसको पूरा करना है. और उस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति मानसिक रूप से इतना मेंटली इंगेज हो जाता है, एट टाइम्स एग्जॉस्ट भी हो जाता है, जो कि संभव नहीं है कि हर पक्ष पर इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए जा सकें. इसीलिए जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो किस चीज की है? स्ट्रेसफुल वर्क इन्वायरमेंट है. स्ट्रेसफुल वर्क environment with strict deadlines or timelines, with strict deadlines and targets. जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि किसी स्कीम के लिए टारगेट सेट किए गए हैं और स्कीम का टारगेट अचीव करना है, और उसमें बहुत कम स्कोप होता है जहां पर कि इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से एक एक पक्ष को सुनिश्चित किया जा सके. तो वहां पर वो चीज थोड़ी पीछे छूट जाती है, और जो स्कीम के टारगेट्स हैं उसको मीट करना प्रायोरिटी हो जाता है सिविल सर्वेंट का. तो ये एक दूसरा चैलेंज. अगर हम तीसरे चैलेंज की बात करें, तो हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है. तो ईआई की जो ट्रेनिंग है और ईआई के लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो भी इनएडिक्वेट है, उसकी भी कमी है. और ये एक चुनौती है एडमिनिस्ट्रेशन में. जब आप एक लोक सेवक के रूप में जाएंगे और जब वैसी लाइफ सिचुएशंस को फेस करेंगे, तो कई बार व्यक्ति अपने आप पर होता है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं, क्योंकि उस चीज को लेकर पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव होता है, पर्याप्त जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए उस चीज का अभाव होता है. तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है, जो चैलेंज है, वो लैक ऑफ ट्रेनिंग with respect to training and support, lack of training and support with respect to EI, with respect to emotional intelligence. अच्छा, चौथी चीज है, आप एक चीज को ध्यान से समझिए कि ऐसा माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों के लिए इमोशंस का थोड़ा रोल कम है. इमोशंस का यहाँ पर रोल कम है. इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को न्यूट्रल, इम्पार्शियल और नॉन पार्टीशन बनाए रखने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा प्राइमरी हो जाती है. सो एज टू बी
न्यूट्रल एंड नॉन पार्टीशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स, और हम कह सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, etc, गेन प्राइमेसी। अच्छा, कुछ और चैलेंजेस की हम जैसे बात करें तो हम जानते हैं कि इन एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम्स द सिविल सर्वेंट हैज टू टेक टफ डिसीजंस। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो उसको एविक्ट करने के लिए एक सिविल सर्वेंट को गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग इमेज को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर किसी ने कहीं सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, तो सिविल सर्वेंट के लिए एम्पैथी तो होगी उसके पास, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार वहां से विस्थापित होगा, हो सकता है कई परिवार वहां पर रह रहे हों, पर उन्होंने सरकारी जमीन का कब्जा किया हुआ है। तो वहां पर एक तरफ तो किसी के घर उजड़ने की बात है, किसी के भविष्य के ऊपर खतरा है, जीवन के ऊपर खतरा है, कारोबार के ऊपर खतरा है, और दूसरी तरफ जो अनाधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई किया गया है, उसको भी फ्री कराना है। तो ये उदाहरण आप इस तरीके से देते हुए अपनी बात को कह सकते हैं। तो क्या चुनौती है? चुनौती ये है कि इन केसेस ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ गवर्नमेंट, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ गवर्नमेंट। अब वहां पर क्या है, देख लीजिए कि जैसे इलीगल इमाइग्रेशन का इशू है, अवैध अप्रवासन का, तो इलीगल इमिग्रेंट्स के केस में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं इलीगल इमिग्रेशन इज मोटिवेटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट इट आल्सो एट द सेम टाइम अराइजेज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कंसर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी, विथ रिस्पेक्ट टू द स्कार्स रिसोर्सेज इन द होस्ट कंट्री। इन सभी चीजों का संकट पैदा होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे केसेस में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है जहां पर कि सरकार की एक मजबूत छवि को या राष्ट्र की एक मजबूत छवि को, नेशन के स्ट्रॉन्ग इमेज को प्रोजेक्ट करना हो। ओके, सो दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स, आपको आंसर में क्या करना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखने हैं। और चूंकि 125 वर्ड्स का आंसर है, तो इसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेशन की संभावना सीमित है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 125 शब्द का है, तो इसमें भी आपको 10 से 15 शब्द में अपनी बात को समाप्त करना है। सबसे पहली बात कि इन सभी चीजों में हमने एक चीज देखा कि प्रक्रियाओं को, प्रोसीजर्स को, लॉज को फॉलो करना सिविल सर्वेंट के लिए सबसे मैंडेटरी है। गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करना है, तो क्या जरूरी है उसके लिए कि हम उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में नेटवर्क डेवलप करें। ईआई को, इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करें, नेटवर्क बिल्डिंग करें उसी गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क में। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि ईआई की जो ट्रेनिंग दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाती है लोक सेवकों को, उसमें ईआई का पक्ष और ज्यादा मजबूत किया जाए, है ना। तो उसमें जो ईआई ट्रेनिंग है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से, हम कहें कि गवर्नेंस को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, और तीसरी चीज ये है कि नेटवर्क बिल्डिंग और ईआई ट्रेनिंग के अलावा हमने जो एक बात की कि भैया अभी डिजिटाइजेशन का जमाना है, डिजिटाइजेशन के जमाने में ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया है और मशीनों ने गवर्नेंस में भी, या डिजिटलाइजेशन ने गवर्नेंस में भी अपनी पकड़ बना ली है। और हम जानते हैं कि डिजिटाइजेशन के दौर में सिस्टम जो है, गवर्नेंस, वो मैकेनाइज्ड हो जाता है। तो जब गवर्नेंस मैकेनाइज्ड हो जाता है तो वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में साइड हो जाता है, क्योंकि मशीनों के पास अभी तक उतनी उन्नत क्षमता, एडवांस्ड कैपेसिटी इमोशनल इंटेलिजेंस की विकसित नहीं हुई। वैसे परिदृश्य में हमें यह भी ध्यान रखना होगा, आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस गिविंग और कंसीडरिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस एस्पेक्ट ऑल्सो। तो आप इस तरीके से अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो इस तरीके से 125 शब्द में प्रयास किया जाए कि अपनी बात को हम समाप्त कर दें। और
ये पहले क्वेश्चन का, आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन का डिस्कशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डू यू थिंक देयर कैन बी ए कंफ्लिक्ट बिटवीन एटीट्यूड्स। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। डू यू थिंक देयर कैन बी अ कंफ्लिक्ट बिटवीन एटीट्यूड्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? इफ यस, हाउ डू यू डील विद सच अ कंफ्लिक्ट? ओके, क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की अभिवृत्तियों में टकराव हो सकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसे टकराव से कैसे निपटेंगे? आप देखिए कि एटीट्यूड से अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पेपर 4 में, एथिक्स पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में अक्सर पूछे गए हैं। तो एटीट्यूड पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार ऐसा है कि थोड़ा सा लीक से हटके भी हमें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसा कि इस प्रश्न में प्रयास किया गया है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे मोरालिटी वेरी कर सकती है, उसी तरीके से हमारे एटीट्यूड भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्या उस परिस्थिति में दोनों के बीच में एक टकराव होगा? क्या आपको लगता है? यदि हाँ, तो आप उस टकराव से कैसे निपटेंगे? ठीक है, अब इस प्रश्न का क्या अप्रोच होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही जो आसान तरीका है, कीवर्ड से हम शुरू कर सकते हैं। एटीट्यूड को हम डिफाइन कर दें, और एटीट्यूड के भी कई डेफिनेशंस हैं। एटीट्यूड को भी हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो बेसिक समझ एटीट्यूड की है, अभिवृत्ति की है, कि एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, यह एक मनोवैज्ञानिक झुकाव है, यह एक मनोवैज्ञानिक रिस्पॉन्स है, अभिक्रिया है। किस चीज को लेकर? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज के प्रति। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, फेवर और डिसफेवर। किसी चीज के प्रति पसंद और नापसंद के रूप में अभिव्यक्त जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, हम उसे ही एटीट्यूड कहते हैं। हम कहते हैं ना कि किसी एक खास व्यक्ति का एटीट्यूड पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, या किसी व्यक्ति का एटीट्यूड खेल को लेकर बहुत अच्छा है, उसकी अभिवृत्ति खेल कूद में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एटीट्यूड का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को खेल पसंद है, उस व्यक्ति को पढ़ाई पसंद है या नापसंद है। सो इट इज अ साइकोलॉजिकल, इट इज अ psychological tendency, it is a psychological tendency expressed in the form of favor or disfavor, like or dislike towards any entity, towards any object। किसी भी वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद के रूप में, रुचि या अरुचि के रूप में जो अभिव्यक्त हमारी मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति है, हम उसे ही, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, हम उसे ही एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि हम इसे इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक लर्नेड डिस्पोजिशन। एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि यकाएक विकसित हो जाता है, इंस्टैंटेनियसली डेवलप हो जाता है। एटीट्यूड हमारा सर्टेन चीजों पर डिपेंड करता है, समय के साथ विकसित होता है, और ये जो हमारी पसंद या नापसंद है वो कंसिस्टेंट होती है। सो इट इज अ लर्नेड डिस्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम of having a consistent response of favor or disfavor towards anything। okay? तो आप उसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, learned disposition। disposition मतलब झुकाव, learned disposition of constant favor or disfavor towards any entity, इस तरीके से भी। अच्छा, इसे इस तरीके से भी परिभाषित किया जाता है कि it is आवर इवेल्युएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज को कैसे इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएशन में फिर वही बात है, हम उसे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। सो एटीट्यूड इज द इवेल्युएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बेस्ड अपॉन, किन चीजों पर बेस्ड होता है? हम जानते हैं कि एटीट्यूड 3 चीजों पर बेस्ड होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, इन तीनों चीजों पर एटीट्यूड बेस्ड होता है। तो इन तीनों से संबंधित जो हमारी इंफॉर्मेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर हम किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, और उस इवैल्यूएशन से हम किसी चीज के प्रति फेवर, डिसफेवर, लाइक, डिसलाइक, गुड या बैड का आइडिया
रिड्यूस करते हैं, हम उसे ही एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो कई तरीके से हम एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट डू यू थिंक देयर कैन बी a conflict between personal and professional attitude or attitude in personal life and professional life? Okay, chaliye, now we come to the main body of the question, conflict between attitude in personal and professional life, personal and professional life, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, सबसे पहली बात कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, रिलेशनशिप डिफरेंट होते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। हम जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में वो चीजें अलग होती हैं, इसीलिए हमारी जो अभिवृत्ति है वो भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग होती है। पहले तो ये समझ लेना है कि क्या अभिवृत्तियां पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक जैसी होंगी। हो सकता है कि घर में अगर आपको कोई चीज ना भी पसंद हो तो भी आप घर वालों के कहने पर खा लें। आपकी माँ ने प्यार से बनाया हो, आपके पापा ने प्यार से बनाया हो, आपके भाई आपके बहन ने प्यार से आपको लाके कुछ खाने दिया, आप खा लिया, भले ही आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोफेशनल सेटअप में पॉसिबल है? वहां पर नहीं है। तो उसी चीज के प्रति एटीट्यूड, उसी खाने की चीज के प्रति पर्सनल लाइफ में एटीट्यूड डिफरेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में एटीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, ये एक समझने का तरीका है। तो क्या जब निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में अभिवृत्तियां भी अलग अलग हैं तो क्या उनमें टकराव नहीं होगा? उनमें टकराव तो होगा, क्योंकि हम व्यक्ति तो एक हैं। हम भले ही घर में हो या फिर बाहर किसी पेशेवर भूमिका में हो, तो दोनों अभिवृत्तियों में टकराव होगा। सो वी विल राइट दैट यस देयर विल बी कंफ्लिक्ट, है ना। और कंफ्लिक्ट क्यों होगा? सबसे पहली बात यह है कि ये एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। कई बार हमने अभी बात की कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं एटीट्यूड के। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस पर्सनल लाइफ में है और प्रोफेशनल लाइफ में है, दोनों डिफरेंट हैं। और चूंकि दोनों डिफरेंट हैं तो एक्सपीरियंसेस के डिफरेंट होने के कारण पर्सनल और प्रोफेशनल एटीट्यूड्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, और जब डिफरेंट होंगे तो उनमें टकराव होगा ही होगा। कंफ्लिक्ट इज बाउंड टू हैपन, पहली बात। दूसरी बात कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेसेस हैं उनमें वैल्यू सिस्टम की डिमांड भी डिफरेंट है। इस चीज को भी समझिए। एटीट्यूड हमारे वैल्यू सिस्टम से भी डिटरमाइंड होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो उसे डिसऑनेस्ट पर्सन के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर घर में मान लीजिए कि आपका कोई सिबलिंग है और वो थोड़ा डिसऑनेस्ट है, अगर थोड़ा सा वो ईमानदार नहीं है, बेईमान व्यक्ति है, तो क्या एकदम कंप्लीटली डिसलाइक करेंगे आप उस व्यक्ति को? आपका अपना भाई है, बहन है, या हो सकता है माता पिता हो। तो ये जो प्लेसेस है ना, इन प्लेसेस में जो वैल्यू सिस्टम की डिमांड है वो डिफरेंट है, इसीलिए एटीट्यूड्स में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओके, और फिर वहां पे कंफ्लिक्ट होगी। तो दूसरी बात ये है कि डिमांड ऑफ डिफरिंग वैल्यू सिस्टम, डिमांड ऑफ डिफरिंग वैल्यू सिस्टम इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्पेसेस, इसके कारण अब उनमें कंफ्लिक्ट होगी। अब जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि पर्सनल जो एटीट्यूड है हमारा वो इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा होता है। हम इंडिविजुअलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने पर्सनल स्पेस में। ठीक है, लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल स्पेस में आते हैं तो वहां पर कलेक्टिव, वहां पे टीम वर्क, ये एक वैल्यू बन जाता है। ओके, सो यू कैन सी देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअलिटी compared to the value of collectiveness or team spirit or teamwork in a professional space. That is why the attitudes are in conflict. तीसरी चीज, अगर हम इसी से जुड़ी बात करें, जैसे व्यक्तिगत जीवन में हम स्वतंत्रता को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन किसी वर्क इन्वायरमेंट में, किसी प्रोफेशन में हमें कन्फर्मिटी को अपनाना पड़ता है। उस संगठन की, संस्था की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करना पड़ता है। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द वैल्यू सिस्टम व्हिच इज डिमांडेड इन दीज टू डिफरेंट डोमेन्स।
Likewise, we have transparency. Okay, in personal life it might be that आप और अपने परिवार के लोगों के साथ आप पारदर्शिता का पालन करते हो और आपका एटीट्यूड हो कि आपके जो फैमिली मेंबर जितना ट्रांसपेरेंट हैं वो उतने अच्छे हैं, आप ट्रांसपेरेंट व्यक्ति को उतना ज्यादा पसंद करें। लेकिन प्रोफेशनल स्पेसेस में कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी कंपनी की पॉलिसी किसी से साझा की, उसने तीसरे को बता दी, क्या आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे या करेंगी? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू सिस्टम की डिमांड है confidentiality, so these are in contradiction, that is why the conflict happens and it is bound to happen। ठीक है, तो ये तो हम बता दिए कि किस प्रकार से। अच्छा, उसके अलावा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी इन दोनों डोमेन्स में डिफरेंट होते हैं। तो जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कंफ्लिक्ट पर्सनल और प्रोफेशनल एटीट्यूड में होगा ही होगा। उदाहरण के लिए हम बात करें कि जैसे प्रोफेशनल डोमेन में हम हर किसी को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हम हर किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या हम ऐसा चाहते हैं? पर्सनल लाइफ में वी वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, दो इन प्रोफेशंस आल्सो वी नीड टू मेंटेन एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन प्रोफेशनल करियर इज टू promote self growth, but in personal domain it is to build lasting relationships। okay, so इसलिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं तो एटीट्यूड में भी कंफ्लिक्ट हो जाता है। उसी तरीके से हम बात करें कि पर्सनल लाइफ में इमोशंस की ज्यादा भूमिका होती है, लेकिन प्रोफेशनल स्पेस में ऑब्जेक्टिविटी की ज्यादा भूमिका होती है। तो हमारा जो एटीट्यूड शेप होता है पर्सनल लाइफ में वो इमोशंस पर ज्यादा बेस्ड होता है, और प्रोफेशनल लाइफ में हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन चीजों पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसी कारण से भाई कंफ्लिक्ट तो होगी ही होगी। अब आप इससे निपटेंगे कैसे, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस बात को आपको यहाँ पर लगभग 30 शब्दों में लिखना है। 30 वर्ड्स में आपको 10-10 वर्ड के 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट बनाकर इस चीज को उजागर करना है। अच्छा, उसके बाद प्रश्न आगे पूछता है कि आप इससे निपटेंगे कैसे, हाउ डू यू टैकल और हैंडल। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हाँ तो आप ऐसे टकराव से कैसे निपटेंगे, हाउ डू यू डील विद सच अ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सी, डीलिंग विद सच अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन के दोनों सब पार्ट हैं, डीलिंग विद सच अ कॉन्फ्लिक्ट, डीलिंग विद सच अ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहली चीज कि जहां आपको ये पता हो कि आपके पर्सनल एटीट्यूड और प्रोफेशनल एटीट्यूड, आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं वहां के एटीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम पहले अपने कोर वैल्यूज को समझ लें और हम अपने कोर वैल्यूज को समझ के वैसा ही मैचिंग प्रोफेशन चुने ताकि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल एटीट्यूड का अलाइनमेंट हो? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग, understanding and analyzing one's core values and analyzing one's core values, ऐसा क्यों? ताकि अलाइनमेंट हो सके, अलाइनमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, अलाइनमेंट ऑफ एटीट्यूड्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ जैसे मान लीजिए कि if a person has attitude of helping others, helping the needy, helping those who are in need of help, and if that person chooses to go into the health sector, if the person chooses to go into some service sector, okay, let's say specifically for health sector, अगर कोई व्यक्ति नर्स बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो और उसका पर्सनल एटीट्यूड भी ऐसा हो कि उसे वैसी चीजें करनी पसंद हो, उसे वैसे जगह पसंद हो जहां पे उन्हें लोगों को सेवा करने का, सीधे सेवा करने का मौका मिले, तो वहां पर अलाइनमेंट होगा वैल्यूज के बीच में और वहां पर ये कंफ्लिक्ट फिर दूर किया जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हर जगह तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हर सिचुएशन में भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रोल में एक कॉन्शियस ट्रांजिशन नहीं कर सकते कि जब हम भाई घर पर हैं तो हम अपने पर्सनल एटीट्यूड को लेकर हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में हैं, जब हम अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हम अपने पर्सनल एटीट्यूड को लेकर चल रहे हैं, और जैसे ही हम अपने प्रोफेशनल डोमेन में आते हैं तो एक कॉन्शियस ट्रांजिशन होना चाहिए, एक स्मूथ लर्नेड इन्फॉर्म्ड ट्रांजिशन होना चाहिए प्रोफेशनल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। ओके, सो
कॉन्शियस शिफ्ट और कॉन्शियस ट्रांजिशन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रोल्स। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम मैनेजमेंट हम अपना रखें, एक क्लियर हम बाउंड्री ड्रॉ करें कि भाई ये हमारा पर्सनल स्पेस है, ये प्रोफेशनल स्पेस है। एट टाइम्स इट इज डिफिकल्ट बट वी कैन मैनेज इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है, सो क्लियर बाउंड्री हम रखें, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करें, उन चीजों से हम इस कंफ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करें, है ना, टाइम मैनेजमेंट करें। ओके, कई बार हम अपने एटीट्यूड के कारण वर्क प्लेस में और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसका मेन वजह है कि हमारे एटीट्यूड्स में कंफ्लिक्ट होता है। तो हमें इसके लिए क्या करनी चाहिए? अपने सीनियर्स से, काउंसलर्स से, गाइड्स से गाइडेंस भी लेना चाहिए, सपोर्ट भी लेना चाहिए, मेंटर्स की सहायता लेनी चाहिए। ओके, सो गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स एंड मेंटर्स, ये भी इसमें गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स, मेंटर्स एंड पीयर्स, ये भी आपको कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प करेगा। चौथी चीज है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में, क्योंकि हर हमेशा परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी। तो वैसे केस में आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करना है। सेल्फ अवेयरनेस का, वो इस कंफ्लिक्ट को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हम जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा क्रूशियल पार्ट है, वो मोरालिटी का भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि कंसाइंस तभी एक्ट करता है जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, अदरवाइज कंसाइंस एक्ट नहीं करेगा। कैसे करेगा? जब आप सेल्फ अवेयर ही नहीं हो तो। ओके, सो सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिचुएशंस, सेल्फ अवेयरनेस in different situations and employing emotional intelligence to channelize your attitude. Okay, emotional intelligence to channelize your attitude, to channelize attitude। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि यदि हम पर्सनल और प्रोफेशनल रोल को उसके बीच में क्लियर बाउंड्री रखें और अपने एक डिस्टिंक्ट माइंडसेट के साथ अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में हम काम करें तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें उस दौरान ये ध्यान रखना है कि हमारी पर्सनल ऑथेंटिसिटी खत्म ना हो जाए। एज ए पर्सन हु वी आर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के रूप में हम जैसे हैं वो हमारा व्यक्तित्व बहुत ज्यादा नहीं बदल सकता। तो हमारी पर्सनल ऑथेंटिसिटी भी बनी रहनी चाहिए और जो प्रोफेशनल स्पेस में इफेक्टिवनेस चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वो भी बनी रहे। तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से निपटाना है ताकि हमारी पर्सनल ऑथेंटिसिटी विच इज नथिंग बट डिफाइंड बाय आवर कैरेक्टर्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, वो पर्सनल ऑथेंटिसिटी बनी रहे, पर्सनल ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और साथ ही साथ जो पर्सनल ऑथेंटिसिटी और प्रोफेशनल जो इफेक्टिवनेस है, उन दोनों को हमें साथ साथ ध्यान में रखना है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। तो हम अपनी बात को शॉर्ट में रखकर 125 शब्द में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। आज के डिस्कशन के तीसरे क्वेश्चन की ओर। There is morality even in war. Morality even in war. How much do you agree with this statement in the context of international conflicts? Explain your opinion. हमने देखा है कि यूपीपीसीएस के पेपर में इंटरनेशनल इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमें इंटरनेशनल ग्लोबल इशूज के कंटेक्स्ट में भी इथिक्स को पढ़ना है, समझना है और उन पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हिंदी में पढ़ें इस क्वेश्चन को। यहाँ तक कि युद्ध में भी नैतिकता होती है, ये एक स्टेटमेंट है कि यहाँ तक कि युद्ध में भी नैतिकता होती है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के संदर्भ में आप इस कथन से कितने सहमत हैं? अपना मत स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, क्वेश्चन समझने में तो कठिनाई नहीं है, स्पष्ट है कि युद्ध में भी नैतिकता होती है। भाई अगर कोई ये कहे तो आप इससे कितने सहमत हैं? अब यहाँ पर आपको तर्क देना है एंड एक्सप्लेन योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन जो भी आपका मत है, जो भी आपका स्टैंड है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आर्गुमेंट्स के माध्यम से करेंगे, तर्कों के माध्यम से करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट मुश्किल होता है, तो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को मैनूवर करते हैं, कैसे उसमें अप्रोच करते हैं, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है अपने टेस्ट सीरीज। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंट्रोड्यूस हम कैसे करेंगे? हम वर्तमान के जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें हो रहे इमोरलिटी को हाईलाइट करके बात शुरू कर सकते हैं, उनमें हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हाईलाइट करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। उस पर यूनाइटेड नेशंस की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर हो, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के ऊपर हो, या वर्ल्ड में जो भी एक्टिव कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस ने जो वॉर के संदर्भ में ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात की है, जो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात की है, हम उसका हवाला देते हुए आंसर को शुरू कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि ऐसे वॉर और कन्फ्लिक्ट के कंडीशंस में एथिकल फ्रेमवर्क के ब्रेकडाउन होने की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब वॉर और कन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म और हम जानते हैं कि जो एथिक्स और मोरालिटी को इन्फोर्स करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वैसे जब एक एथिकल फ्रेमवर्क का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पर यह समस्या सामने आती है। आप इस चीज को भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। लेकिन क्या युद्ध के समय कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए? क्या युद्ध की कोई नैतिकता नहीं है? हमने भारत में देखा है कि महाभारत में कृष्ण ने कौरवों से लड़ाई के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और गीता के उपदेश में अर्जुन को अपना धर्म बताया कि व्हाट आर योर ड्यूटीज एज अ वॉरियर, व्हाट आर योर ड्यूटीज एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल यू रूल। और उसके लिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो एक नैतिक युद्ध का क्या आधार होना चाहिए? क्या युद्ध की भी कोई नैतिकता होती है ना? तो हम इंट्रोडक्शन के बाद उस विषय पर आएंगे। ठीक है, ओके। सो मोरालिटी ऑफ वॉर, अब इसमें दो चीजें हैं कि आप कहां तक सहमत हैं, और आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के संदर्भ में आप इस कथन से कितने सहमत हैं, कहां तक सहमत हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण सहमति या पूर्ण असहमति, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। जहां तक सहमति है उसको भी बताना है, और जिस पॉइंट तक आपका डिसएग्रीमेंट है उसको भी सामने रखना है। तो एग्रीमेंट के बिंदु क्या हो सकते हैं इस कथन के साथ? इस कथन के संदर्भ में एथिक्स में जस्ट वॉर की थ्योरी है, युद्ध को न्यायोचित ठहराने की, युद्ध को जस्ट ठहराने की एक थ्योरी है, जिसमें यह कहा गया है कि कई परिस्थितियों में युद्ध को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी वैसी परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए यदि युद्ध किया जाए तो वो युद्ध अनैतिक नहीं है, उस युद्ध में नैतिकता है, नैतिक आधार पर युद्ध किया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर आतंक को रोकने के लिए, तानाशाही को रोकने के लिए, आताताई को रोकने के लिए, टायरनी को रोकने के लिए अगर युद्ध किया जाता है, अगर नरसंहार हो रहा है, वैसी व्यापक मानव जाति के ऊपर हमले को रोकने के लिए, जीनोसाइड को रोकने के लिए, उन परिदृश्य में अगर किया जाता है तो युद्ध नैतिक है ना, टू प्रिवेंट टायरनी। और इसी आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर और लीबिया पे हमला किया था कि वहां पर जो ऑटोक्रेट लीडर्स हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स चला रहे हैं और वहां के लोगों के मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। Though such kind of situations and scenarios are debatable, are controversial in fact, but the basic idea is that there are certain moral grounds extended in order to justify the act of war. Okay, ठीक, टायरनी प्रिवेंट करने के लिए
अच्छा, तीसरी चीज ये है कि युद्ध क्यों लड़े जाएं, युद्ध की विभीषिका क्या हो, तो पीस के लिए। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए, जहां पर आपस में बातचीत के सभी समाधान समाप्त हो चुके हो। और इससे बढ़िया उदाहरण, इसमें महाभारत से बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है, जहां पर कृष्ण ने तमाम शांति के उपायों को प्रयास करके देखा, परंतु उसके बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना। तो क्या उपाय बचता है शांति के लिए, तो युद्ध बचता है। सो पीस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड एज अ डिफेंस फॉर वॉर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जस्ट वार थियरी। और उसमें कहा जाता है कि युद्ध में नैतिकता है, युद्ध एक नैतिक कृत्य है। क्यों है, क्योंकि उससे शांति स्थापित होती है। हालांकि ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप में डिबेटेबल हैं, इस पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, पर ये जस्ट वार थियरी के अंदर की संकल्पना है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये है कि वॉर की मोरालिटी क्यों है कि कई बार इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस के वायलेशन देखने को मिलते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्लाई होते हैं और कन्वेंशंस अप्लाई होते हैं, जिन्हें की जो भी युद्धरत पक्ष हैं, वॉरिंग पार्टीज हैं, पार्टीज एट कन्फ्लिक्ट, they have to comply and they have to observe such international laws and conventions. For example, the Vienna Convention, the Geneva Convention. Okay, so yes, there is morality in war, and the involved parties they have to observe certain international laws and conventions which try to enforce morality ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंफ्लिक्ट। जैसे हमने एग्जांपल की बात की, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ओके, वियना कन्वेंशन, दिस टाइप ऑफ कन्वेंशंस दे एम टू इंश्योर द राइट्स ऑफ सिविलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स, प्रोटेक्शन ऑफ एड वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स। ओके, तो इन सभी, अब जैसे नागरिक हैं तो नागरिक निर्दोष हैं, उन्हें हमला नहीं करना है, उन्हें हमले में निशाना नहीं बनाना है। जो राजनयिक हैं वो शत्रु तो है नहीं, भले ही शत्रु देश के हों, पर उनके साथ उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जो एड वर्कर्स हैं, जो सहायता कर्मी हैं विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। सो ऑल दीज थिंग्स दे इंटेल द मोरालिटी ऑफ वॉर। ओके, सो वी कैन से दैट टू दिस एक्सटेंट वी अग्री विद द स्टेटमेंट दैट देयर इज मोरालिटी इवन इन वॉर। ठीक है, अच्छा, हमने बात की सिविलियंस की, हमने बात की प्रिजनर्स की, ओके, डिप्लोमेट्स, एड वर्कर्स, इन सभी की हमने बात की। अच्छा, उसके बाद हम देखें कि वॉर में क्या मोरालिटी इन्वॉल्व हो सकती है। आप देखिए कि किसी युद्धरत क्षेत्र में भी ह्यूमैनिटेरियन नीड की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। लोगों का जनजीवन व्यापक रूप से बाधित हो जाता है। सो देयर इज अ वाइडर डिस्टर्बेंस इन दी रूटीन लाइफ ऑफ पीपल विच इज कॉज्ड बाय वॉर, but still their humanitarian needs are still there। अब जैसे कि लोग को भोजन की आवश्यकता होगी, पीने के पानी की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी, हर प्रकार की जो ह्यूमैनिटेरियन नीड है वो तो होगी ही होगी, स्वास्थ्य की, सेफ शेल्टर्स की। सो दैट मस्ट बी इंश्योर्ड। ओके, दैट इज व्हाई यू हैव टेम्पररी सीज फायर्स, दैट्स व्हाई यू हैव humanitarian corridors, you have humanitarian corridors which ensure that the humanitarian needs of people even during the time of war is ensured। तो ये है ग्राउंड। अच्छा, उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि भाई युद्ध क्यों आवश्यक है और युद्ध के लिए युद्ध का क्या मोरल ग्राउंड है, व्हाट इज द मोरालिटी इन्वॉल्व्ड इन वॉर। डोंट यू थिंक दैट देयर आर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड अकाउंटेबिलिटी। जब भी कोई देश, जब भी कोई शासक, जब भी कोई सरकार युद्ध में जाती है तो क्या उसके ऊपर दबाव नहीं होता, क्या उससे जवाबदेहिता की मांग की नहीं की जाती, क्या उससे अकाउंटेबिलिटी सीख नहीं किया जाता। सो मोरालिटी, यस, इट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर, दैट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड दे आर अकाउंटेबल। वो जवाबदेह होते हैं, किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, अपनी जनता के प्रति होते हैं और विश्व के प्रति होते हैं, द ग्लोबल कम्युनिटी, एंड दे कैन नॉट इवेड दैट। वैसे प्रश्नों से बचा नहीं जा सकता, वैसे प्रश्न इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पीछा करते हैं। सो देयर इज मोरालिटी इन्वॉल्व्ड इन वॉर
through the domestic and international accountability, through domestic and international accountability. ओके, ये बात होगी. तो इस चीज को हमें बताना है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि कई ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं जहां पर कि युद्ध में नैतिकता नहीं रहती या नगण्य हो जाती है. इट गेट्स साइडलाइंड. ओके, सो टू सर्टेन एक्सटेंट वी disagree also with the statement that there is morality in war. उसमें हम थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट को भी सामने रखेंगे आंसर को संतुलित करने के लिए. किस तरीके से? हम जानते हैं कि वॉर के सिचुएशन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो ओवर पावर कर जाता है, वो प्राइमरी हो जाता है. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे आर प्राइमरी ओवर मोरालिटी. तो मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो जाता है. जैसे अभी हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो पहलगाम में टेरर अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जो फैसला लिया, तो ये नॉर्मल टाइम्स में एक इमोरल एक्ट माना जा सकता था क्योंकि एक यूनिलैटरल एक्शन होता. लेकिन जहां पर कंफ्लिक्ट का सिचुएशन है, जहां पर कि हम एक अटैक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहां पर वो इमोरल नहीं माना जाएगा. वहां पे मोरालिटी सबसाइड हो जाएगी और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारे वो प्राइमरी हो जाएंगे. हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? टू रिटेलिएट, एंड देयर आर वेरियस मींस टू रिटेलिएट. ओके, सो इन दैट केस द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. तो इस तरीके से एग्जांपल देते हुए आपको लिखना है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि युद्ध क्षेत्र में मोरल एम्बिगिटी भी तो होती है. विक्टिम्स के वर्जन्स अलग अलग होते हैं. आप देखेंगे कि वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा का कितना रोल होता है. तो वैसी परिस्थिति में कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है, व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain, that is very difficult to establish. So that is why it becomes difficult to enforce morality in war conditions. Why? There is moral ambiguity. क्या होता है? मोरल एम्बिगिटी होती है. क्यों होती है मोरल एम्बिगिटी? क्योंकि डिफरिंग वर्जन्स होते हैं विक्टिम के, डिफरिंग वर्जन्स ऑफ विक्टिम्स के डिफरिंग वर्जन्स होते हैं. अच्छा, इसके बाद why there is difficult to enforce morality, or we can disagree with the statement that there is morality even in war. We know that war brings catastrophic destructions. युद्ध में क्या होता है? युद्ध में कितनी विनाश, आपदा, विध्वंस सब कुछ होता है. डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं. तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? Okay, so there it cannot be justified, and it can be said that in war there is little morality. What is morality left if there is widespread destruction, if there is lakhs and thousands of people, they lose their life? Okay, so in that case we can say that there is no morality in war, as it involves destruction and loss of lives at a much wider scale, at a much wider scale. तो इस तरीके से हमको सर्टेन डिसएग्रीमेंट के भी पॉइंट को अपना सामने रखना है. चूंकि देयर इज मोरालिटी इवन इन वॉर, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट. वी कैन एग्री टू इट टू सर्टेन एक्सटेंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन. और कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर सकते. अब युद्ध में सबसे प्राथमिक होता है टू इंश्योर जस्टिस. वहां पर रिटेलिएशन होगा ही होगा, वहां पर काउंटर अटैक होंगे ही होंगे. तो वहां पर फिर मोरालिटी साइडलाइन हो जाती है और फिर ये सभी चीजें प्राइमरी हो जाती हैं. कई बार ऐसा होता है कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर के केसेस में वायलेंस इतना ज्यादा होता है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पर इतना ज्यादा होता है कि लोगों की मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है. लोगों की क्या होती है? मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है. मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है. और मोरल रैशनैलिटी के खत्म होने के सेंस में हमें क्या मोरल है, क्या इमोरल है, ये पता चलना ही बंद हो जाता है. हम कम सेंसिटिव रह जाते हैं. हमारे लिए युद्ध का विध्वंस बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं रह जाता.
कितनी मौतें हुई, 1000, 2000, 5000, 10,000, फिर मौतें और जो विनाश है वो केवल गिनती का विषय बन जाती हैं. दैट बिकम अ मियर ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स. इसीलिए मोरल रैशनैलिटी जहां खत्म होती है तो वॉर फिर मोरल नहीं रह जाता, वॉर में मोरालिटी नहीं रह जाती, वहां केवल बदले की भावना होती है, मारकाट की भावना होती है. एंड दैट इज द एस्पेक्ट वेयर वॉर हैज नो मोरालिटी. ओके, इस तरीके से आपको अपनी बात को एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखना है. कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि भाई वॉर के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए कि वॉर और कन्फ्लिक्ट को हम सस्टेन्ड डायलॉग से या तो होने ही ना दें, प्रिवेंट करें, या फिर उसको जल्द समाप्त करें सस्टेन्ड डायलॉग से. दूसरी चीज की जो इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस है उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो, है ना, उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो. ये सभी बात हम कंक्लूजन में लिखेंगे. और तीसरी चीज ये है कि हम स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप करें कि वॉर में भी मोरालिटी है, ऐसा तो नहीं कि वॉर में मोरालिटी नहीं है, अभी हमने दोनों पक्ष देखा है. तो जो मोरालिटी का एस्पेक्ट है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए. आखिर युद्ध के नाम पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो सकता, युद्ध के नाम पर लोगों का जो बेसिक नीड्स है उससे तो उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता. इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की आवश्यकता है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है. स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. सो इन दिस वे वी कैन attempt this question by highlighting both the aspects of agreement and disagreement after a holistic conclusion. Okay, fine. Question number 4 की हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो the question number 4 in today's discussion is the individual integrity of public servants. The individual integrity of public servants help build the reputation and credibility of public institutions. Justify this statement. Now see that how much important is the directive word. पहले आपको क्या कहना था, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा था कि आप कहां तक सहमत हैं, तो आपको उसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों बताना था. इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. इस कथन की तर्कसंगत आपको व्याख्या करनी है, इस कथन का औचित्य सिद्ध करना है, मतलब इसके फेवर में आपको स्टेटमेंट या आर्गुमेंट्स देने. हिंदी में पढ़ते हैं. लोक सेवकों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाने में सहयोग करती है. इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए. मतलब आपको इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या करते हुए उसका औचित्य सिद्ध करना है, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इंट्रोडक्शन में हम इंटेग्रिटी के डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन में और इंटेग्रिटी हम जानते हैं कि इट इज अ कॉमन एथिकल वर्ड, एन इंपॉर्टेंट एथिकल वर्ड विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन द एथिक्स पेपर 4. एंड हाउ इट इज डिफाइंड. इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी इज अपहोल्डिंग हाईएस्ट मोरल वैल्यूज विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को धारण करना और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई कोताही नहीं करना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसे ही हम सत्यनिष्ठा कहते हैं. ओके, सो दैट इज वन वे टू डिफाइन इंटेग्रिटी. ओके, दैट इज वन वे टू डिफाइन इंटेग्रिटी. अनदर वे इज दैट इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ आवर एक्शंस एंड बिहेवियर विथ आवर एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स. हम जिन एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम जिन एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, अगर वो हमारे वर्ड्स में, एक्शन और बिहेवियर में भी दिखे, दैट इज इंटेग्रिटी. मींस व्हाट वी से इज व्हाट वी डू, दैट इज इंटेग्रिटी. हमारे एथिकल वैल्यूज में और हमारे एक्शंस में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. सो इंटेग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन आवर बिहेवियर्स एंड डिसीजंस विथ आवर एथिकल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज इंटेग्रिटी. कुल मिलाकर बात इतनी है कि इंटेग्रिटी इज द मेंटेनेंस और अपहोल्डिंग ऑफ द हाईएस्ट एथिकल वैल्यूज विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ इवन एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज इंटेग्रिटी. तो हम इंटेग्रिटी से शुरुआत करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में. और जो क्वेश्चन है
कि द इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट हेल्प बिल्ड द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करती है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, लोक सेवकों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाने में सहयोग करती है। इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड में ही डिसएग्रीमेंट का कोई स्कोप नहीं है, वो जस्टिफाई ही डायरेक्टिव वर्ड है, तो आपको फोकस करना है कि स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको पॉइंट्स देने। ओके, सो इट इज लाइक इंडिविजुअल integrity of public servants helps credibility and, the question says, reputation and credibility of public institutions। तो ये हम सब हेडिंग बना देंगे। ओके फाइन। नाउ सबसे बड़ी बात है कि अगर इंटेग्रिटी वाले लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सो ऑब्वियसली दे विल अपहोल्ड ऑनेस्टी, दे विल अपहोल्ड फेयरनेस, दे विल अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी इन देयर एक्टिविटीज, इन देयर एक्शंस। तो इससे क्या होगा कि उनके जो एक्शंस हैं उनमें उनके एक्शंस इन वैल्यूज से डिक्टेटेड होंगे, डायरेक्टेड होंगे। वैसे केस में जो भी वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, दैट विल बिल्ड पीपल्स ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय में काम करने जाते हैं और वहां पर जो सिविल सेवक बैठे हैं, सो ही और सी इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, सो द प्रोसेसेस ऑफ कोर्स विल बी ऑनेस्ट। जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका ईमानदारी से पालन होगा, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है वैसे सार्वजनिक संस्थाओं में। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिविजुअल इंटेग्रिटी it leads to public trust towards public institutions। पहली बात तो ये, इसीलिए उनका क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब इंडिविजुअल इंटेग्रिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और अकाउंटेबिलिटी जब होगी तो अकाउंटेबिलिटी हम जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जवाबदेहिता, जनता जवाब मांगती है और जब उनको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। द पब्लिक एक्सपेक्टेशन इज मेट, सो दैट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट दीज पीपल आर अकाउंटेबल, these people they answer the questions, so the organizations which are more accountable, they are more credible and more reputed। okay, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जवाबदेहिता है वह भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, वो उनका रिस्पेक्ट बिल्ड करती है जब अकाउंटेबल पीपल वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होते हैं। अच्छा, तीसरी चीज कि पीपल विथ इंडिविजुअल इंटेग्रिटी वो फेयर डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में कोई पक्षपात नहीं होता है, उनके डिसीजन मेकिंग में किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं होता, कोई पूर्वाग्रह या बायस नहीं होता। सो देयर डिसीजंस एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर फेयर, दे हैव फेयरनेस एज वेल एज efficiency, more efficient decision making, and fairness and efficiency it leads to better performance। इससे हमेशा बेटर परफॉर्मेंस आता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इस तरीके से उनका रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी में वृद्धि होती है। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी से और क्या क्या हो सकता है? आप देखिए कि अगर कोई सत्यनिष्ठ सिविल सेवक है तो वो अपने संगठन के लिए और लार्जर सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं या करती हैं। सो दे इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक एट लार्ज, वो उनको प्रेरित करते हैं और इस तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में वो अपने संस्था में, अपने संगठन में एक एथिकल कल्चर डेवलप करते हैं। और उस संगठन का जब एक एथिकल कल्चर डेवलप हो जाता है तो फिर उसकी एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है एक एथिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लिखते जाना है। अब अगर हम इंडिविजुअल इंटेग्रिटी की बात करें कि किसी भी परिस्थिति में दबाव हो, किसी भी संकट की परिस्थिति में भी व्यक्तियों के सामने क्या होती है, चैलेंज होती है अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की, और जो व्यक्ति अगर इंटेग्रिटी वाला है उसको अपहोल्ड करता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर अपने संगठन में हो रहे
बुराइयों को भी, भ्रष्टाचार को भी उजागर करना पड़े तो विसल ब्लोइंग के माध्यम से उसको रिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं. सो individual integrity which is expressed at times in the form of whistle blowing and the forms of desire for reforms, they also build credibility of the institution. वो भी समय के साथ क्या करते हैं, उसका रेपुटेशन बिल्ड करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में बहुत इंटेग्रिटी है एंड द पर्सन इज एक्सपोजिंग सम रॉन्ग डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट मे एट टाइम्स टेम्पोरेरीली, थोड़े समय के लिए लग सकता है कि संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल हुई होगी, क्षति पहुंचा होगा, पर जब उसमें रिफॉर्म आता है, जब संगठन अपने उन प्रक्रियाओं में सुधार लाता है, समस्याओं में सुधार लाता है, समाधान करता है, तब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है. सो दिस इज हाउ द इंडिविजुअल इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स दे एड अप टू द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो चूंकि प्रश्न में आपको जस्टिफाई करना था स्टेटमेंट को, इसीलिए हमने जो भी इसमें बिंदु को लिखा है उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए हमने लिखा है. ठीक है, अच्छा, अब कंक्लूड कैसे करेंगे? तो क्या केवल इंडिविजुअल इंटीग्रिटी ही इंस्टीट्यूशन के क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो ठीक बात है कि भाई इंडिविजुअल लीडरशिप जरूरी है, इंडिविजुअल लीडरशिप जो कि सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, इंडिविजुअल लीडरशिप तो जरूरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था या संगठन के रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के लिए. So along with individual leadership, it is simultaneously important to have strong institutional policies which counter corruption, which disallow corruption, and along with these institutional policies, there must be a favorable work culture. साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, एक फेवरेबल वर्क कल्चर होना चाहिए, तब जाकर उसका रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में बिल्ड होता है और सस्टेन होता है. नहीं तो अगर वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, तो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन है वो व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगा. ओके, तो कंक्लूजन को हमेशा प्रयास करना है कि एक होलिस्टिक तरीके से, एक सार्थक तरीके से हम अपनी बात को अंत करें, और चूंकि 125 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज पॉइंट्स आपके होने चाहिए. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर. पांचवा प्रश्न देखिए क्या है. सो डिफरेंशिएट बिटवीन, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सम एथिकल वैल्यूज. सो डिफरेंशिएट बिटवीन डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस, एंड द सेकंड वन इज एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. विभेद कीजिए, अंतर बताइए अनुशासन और दृढ़ता और सुलभता और पारदर्शिता के बीच में. तो इस तरीके के प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में एथिक्स पेपर के सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, है ना, और ये बड़े सरल प्रश्न होते हैं जहां पर लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की परख की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है. तो यहाँ पर आपको बहुत प्रिसाइज आंसर करने हैं, और चूंकि 125 शब्द की ही वर्ड लिमिट है तो आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहना है. इसीलिए हमारा सुझाव ये है कि आप ऐसे प्रश्नों में टैबुलर फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा. इस प्रकार से आप टेबल बना लें, टेबल बना के आप एक साइड में जैसे कि डिसिप्लिन पूछा गया है, डिसिप्लिन की बात कर दें, और दूसरी साइड में परसिवरेंस की, और इंडिकेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें. इंडिकेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप इनके बीच में विभेद को बता सकते हैं. जैसे हम बात करें डिसिप्लिन क्या है. डिसिप्लिन इज self control, discipline is self regulation, discipline is practice of certain actions to achieve a particular goal. अनुशासन क्या है कि अपने आप को आत्मनियंत्रित करना और एक निश्चित लक्ष्य के प्रति एक लयबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से, इन अ रूटीन्ड मैनर, इन अ टाइमली मैनर किसी भी कार्य को करना, दैट इज डिसिप्लिन. सो discipline is self practice, it is more about self regulation. Okay, perseverance क्या है? perseverance is acting consistently. दृढ़ता क्या है कि लगातार एक दृढ़ निश्चय से, एक समर्पित भाव से, बिना किसी रोक रुकावट बाधा की चिंता किए हुए तमाम प्रकार की कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना करते हुए अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना. so that is perseverance. so
It is a consistent effort irrespective of all disturbances, troubles, barriers, hurdles to achieve your goal or objective. Okay, so perseverance is a consistent effort, consistent effort despite all challenges, and challenges can be internal or external. तो डिसिप्लिन कई बार क्या होता है कि एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड होता है, कई बार सेल्फ डिसिप्लिन भी होती है, पर अधिकांश मामलों में आप देखेंगे कि द वर्ड डिसिप्लिन इट इंडिकेट्स द एक्सटर्नल प्रेशर. तो अनुशासन क्या है? अनुशासन इट इज मोर एक्सटर्नल इन नेचर एंड इट इज and it promotes conformity of laws and processes and procedures, whereas perseverance it is more internal in nature. perseverance क्या है? more internal है, ये motivation पर based है, ये external control पे based नहीं है. discipline क्या है? ये external control पर ज्यादातर based है ना. अच्छा, अभी हमने क्या बात की कि discipline जो है वो process oriented, मतलब अगर आप किसी प्रोसेस को, किसी नियम का पालन कर रहे हैं तो आप अनुशासित हैं. लेकिन दृढ़ता क्या है? दृढ़ता आउटकम ओरिएंटेड है. इट इज आउटकम ओरिएंटेड, इट इज आउटकम ओरिएंटेड. ओके, इट इज आउटकम ओरिएंटेड. तो इस तरीके से आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में इनके आंसर्स को, आपको इनके बीच के डिफरेंसेस को बताना है. अच्छा, डिसिप्लिन ये कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अनुशासन अपने अंदर ला सकते हैं? डिसिप्लिन हम ला सकते हैं गोल्स को के प्रति अगर हमारी क्लैरिटी हो तो हम डिसिप्लिन को सुनिश्चित कर सकते हैं. प्रोसेसेस के प्रति हमारी क्लैरिटी हो तो हम डिसिप्लिन को सुनिश्चित कर सकते हैं. परसिवरेंस हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? परसिवरेंस हम पैशन से डेवलप कर सकते हैं, पैशन से डेवलप कर सकते हैं, कमिटमेंट से डेवलप कर सकते हैं. ओके, कमिटमेंट से डेवलप कर सकते हैं. अगर हमारे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की पैशन हो तो उसको लेकर हमारे अंदर परसिवरेंस भी डेवलप हो जाता है. उसी तरीके से हम आते हैं दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर. ओके, इनकी बात करते हैं. चलिए, हमें डिफरेंशिएट करना है एसेसिबिलिटी में और ट्रांसपेरेंसी में. Accessibility and transparency are two ethical values, particularly in governance. So what is the meaning or definition of accessibility? सबसे पहले तो डिफरेंस में आप definition से ही शुरू कीजिए. Accessibility is the ease of access to public resources, ease of access to public information, public services, उसे हम कहते हैं सुलभता. सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक जानकारी, सार्वजनिक भवनों या सार्वजनिक संपत्तियों तक जो नागरिकों की पहुंच है, पहुंच की आसानी है, उसे ही हम सुलभता कहते हैं. तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन में हम इस अंतर को बता सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी की क्या परिभाषा है? इट इज ओपननेस एंड क्लैरिटी इन पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक डिसीजन मेकिंग, पब्लिक प्रोसेसेस, हम उसे ही पारदर्शिता कहते हैं. सार्वजनिक फैसलों में, सार्वजनिक जानकारियों में कितना खुलापन है, कितनी स्पष्टता है, हम उसे ही पारदर्शिता कहते हैं. अब आप देखेंगे कि दोनों अलग तो हैं, पर उन दोनों में एक नुआंस्ड डिफरेंस है, दोनों में एक अंतर भी है जो बहुत स्पष्ट है, और उसी अंतर को आपको सामने लाना है. एक्सेसिबिलिटी में फोकस किसके ऊपर है? एक्सेसिबिलिटी में फोकस है इंक्लूसिविटी के ऊपर, समावेशन के ऊपर, सबको साथ में लेकर चलना है. और ट्रांसपेरेंसी में फोकस किस पर है? ट्रांसपेरेंसी में फोकस है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जवाबदेहिता के ऊपर. पारदर्शिता होती है तभी तो जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा सकती है. ओपननेस के ऊपर फोकस है. अच्छा, एक्सेसिबिलिटी से हम किस चीज का प्रयास करते हैं, उसका क्या गोल है? एक इक्विटेबल सोसाइटी डेवलप हो, जहां पर कि सभी के लिए सार्वजनिक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके. सो व्हाट इज द गोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी? टू प्रोड्यूस एन इक्विटेबल सोसाइटी. और ट्रांसपेरेंसी का क्या गोल है? ट्रांसपेरेंसी का गोल है टू, पारदर्शिता हमें समाज में क्यों चाहिए? हमें समाज में पारदर्शिता इसलिए चाहिए ताकि हमें संस्थाओं पर विश्वास बना रहे. टू हैव ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, टू हैव फेथ इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. सो टू डेवलप ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस. व्हाई वी नीड ट्रांसपेरेंसी? टू डेवलप ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस, टू डेवलप ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस. अच्छा,
एसेसिबिलिटी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम प्रक्रियाओं को सुलभ करें, आसान करें, इजी प्रोसेसेस हो, फ्लेक्सिबल हो, अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या जरूरी है? ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है डिस्क्लोजर। क्या जरूरी है? डिस्क्लोजर जरूरी है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर करें। तो इस तरीके से स्पेसिफिक डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हुए आप ये जो डिफरेंशिएट करने के प्रश्न आते हैं इसमें आपको इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। एंड दिस कैन बी द फॉर्मेट विच यू कैन फॉलो, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन फॉर्मेट ऑल्सो। और आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर प्रिसाइज एज द वर्ड लिमिट इज लेस। ओके।